पिछले एपिसोड में हमने देखा कि रणधीर चंचल के बदन पर अपना हाथ फिराते हुए बोला, बहुत खूबसूरत हो तुम। अब समझ आया कि सम्राट तुम्हारा इस कदर दीवाना क्यों बना हुआ है। इस खूबसूरती पर ईशा जैसी लाखों बहाने कुर्बान। ये कहता हुआ वह उसके कंधे से उसका सूट फाड़ देता है। तभी चटाक करके एक चांटा उसके मुंह पर पड़ता है जो कि चंचल ने मारा था। अगले ही पल रणधीर चंचल के बालों को पकड़ते हुए बोला, बहुत हाथ चलते हैं तेरे, कभी थप्पड़ मारने में तो कभी गोली चलाने में। बहुत जोर से वो उसके बालों को खींचते हुए बोलता है। चंचल दर्द से चिल्ला रही थी। रणबीर उसको बालों से घसीटते हुए उसे जलती हुई भट्टी के पास ले जाता है और वह गर्म सरिया उठाते हुए बोला, मैं तुझे बताता हूँ कि हाथ चलाना किसे कहते हैं। ये कहता हुआ वो गर्म सरिया उसके दोनों हाथों पर लगा देता है। सम्राट, चंचल दर्द से छटपटाते हुए बोलती है। उसके दोनों हाथ बुरी तरह झुलस गए थे और वह बेहोश होकर वहीं गिर जाती है। उसके फटे कपड़ों में से उसका गोरा बदन साफ चमक रहा था जो रणवीर को पागल कर रहा था। वो चंचल के पास बैठता है और उसे सर से लेकर पैरों तक देखते हुए, तुझ जैसी चीज पर तो मैं अपनी मोहर लगाकर ही रहूंगा। वो उसके कंधे को मसलते हुए बोलता है, यहाँ जो लड़की आती है उसे मेरा होना ही पड़ता है और तुम तो बेहद खास हो। ये कहते हुए उसके चेहरे के भाव बदल जाते हैं और वह भयानक तरीके से हंसने लगता है। इसके बाद वह अपनी जेब से वही इंजेक्शन निकालता है और एकदम से चंचल की बाजू में घोंपते हुए बोला, ये ड्रग्स की हैवी डोज तुझे धीरे धीरे कमजोर कर देगी, बेहद कमजोर। फिर तू चाहकर भी खुद को नहीं बचा पाएगी। ड्रग्स के ऐसे लत लगाऊंगा तुझे कि तू मुझसे भीख मांगेगी इसके लिए। पूरी मुंबई को बचाना चाहता था ना तेरा सम्राट इस नशे से, पर अफसोस ना खुद को बचा पाया ना अपने खूबसूरत सी बीवी को। इसके बाद वो वहां से चला जाता है और इंतजार करने लगता है चंचल के होश में आने का। दूसरी तरफ चंचल का यूं चिल्लाना सम्राट के रूह तक पहुंचा और सबकी उम्मीद के विपरीत उसने हल्की सी सांस ली और उसके हाथ की उंगली धीरे से हिली जो कि अनन्या ने देख ली। ये देखकर सारे डॉक्टर की आंखें हैरानी से फैल गई। इट्स मिरेकल, वह एकदम से बोलते हैं। धीरे धीरे ही सही सम्राट के सांस फिर से चलने लगी। सभी डॉक्टर जल्दी से उसका इलाज शुरू करते हैं। एक उम्मीद की किरण सबको नजर आ रही थी। शोभा जी भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं। डॉक्टरों की पूरी टीम अंदर थी। रोहन और शोभा जी ओटी के बाहर वेट कर रहे थे। तकरीबन 8 घंटे के बाद अनन्या और बाकी डॉक्टर बाहर आते हैं। शोभा जी और रोहन बड़ी उम्मीद से उनकी तरफ देखते हैं। अनन्या शोभा जी के गले लगते हुए बोली, सम्राट भाई अब खतरे से बाहर है। ये सुनते ही रोहन और शोभा जी राहत की सांस लेते हैं और डॉक्टरों का धन्यवाद करते हैं। सर को होश कब आएगा, रोहन ने पूछा। उसे चंचल की बहुत फिक्र हो रही थी पर वह कर कुछ भी नहीं पा रहा था। डॉक्टर ने कहा, बस यही तो हम नहीं बता सकते। उनको जो जहर दिया गया है वो इतना खतरनाक है कि शायद ही कोई बच पाए। ये किसी मिरेकल से कम नहीं है। हमने पूरा ब्लड चेंज किया है ताकि जहर का एक भी कतरा उनके खून में ना रहे। जैसे जैसे उनकी बॉडी से जहर का असर खत्म होगा उनका यह नीला पड़ा शरीर सामान्य होगा। उसके बाद ही उनको होश आएगा और इसको कुछ घंटे भी लग सकते हैं, कुछ दिन भी लग सकते हैं। अब आप लोग आराम कीजिए। इतना कहकर वो लोग चले जाते हैं। लगभग सब पिछली रात से जाग रहे थे और आज भी कुछ देर में रात होने वाली थी। अनन्या शोभा जी को अपने घर चलने को कहती है आराम करने के लिए। रोहन भी शोभा को भेज देता है और खुद वहां पर रुकता है। वो सम्राट के पास ही बैठा था। यहाँ मुंबई में जब से रोहन गया था तब से तनु का कहीं दिल नहीं लग रहा था। हालांकि रोहन ने उसे कुछ बताया भी नहीं था। बस रोहन सम्राट के घर गया है और वहां से कश्मीर जाते वक्त उसने तनु को फोन करके ये कह दिया था कि उसे किसी काम से शहर से बाहर जाना पड़ेगा। ये सुनते ही तनु को जैसे झटका सा लग गया। पर ऐसे कैसे, तुमने कुछ बताया भी नहीं, मैं कैसे रहूंगी तुम्हारे बिना। रोहन की दूरी से ही वो बौखला उठी थी। जो दिल में आ रहा था बस बोले जा रही थी। रोहन उसे शांत करते हुए बोला, देखो मुझे भी नहीं पता था कि मुझे यूं जाना पड़ेगा। अपना ध्यान रखना, टाइम से खाना खा लेना। तनु का मन तो नहीं था उसे भेजने का। उसका दिल तो कर रहा था कि वो उसे रोक ले, उससे कह दे कि सारे काम छोड़कर आ जाए, पर किस हक से। अभी तो वह अपना हक खुद भी समझ नहीं पा रही थी, पर शायद अब ये दूरी तनु को एहसास करवाने वाली थी कि वह रोहन के लिए कुछ फील करने लगी है। रोहन आज इतना बिजी रहा, इतना परेशान रहा कि उसे तनु से बात करने का मौका ही नहीं मिला। वही तनु उसके बारे में सोच सोचकर आधे हुए जा रही थी। रह रहकर रोहन का चेहरा उसकी आंखों के सामने आ रहा था। उसका वो सीधापन, उसकी बातें सबको मिस कर रही थी वह। जब उससे रहा नहीं जाता तो वो खुद ही उसे फोन करती है। रोहन तो सम्राट के पास बैठा था। तनु का नंबर देखते ही उसे एहसास होता है कि उसने आज एक बार भी उससे बात नहीं किया। वो फोन उठाकर कान पर लगाता है। तनु एकदम से अपने शिकायतों का पिटारा उसके सामने खोलते हुए, तुम तो बहुत बुरे हो, एक बार फोन नहीं कर सकते थे। मैं यहाँ सोच सोच कर मरी जा रही हूँ कि पता नहीं तुम्हारा फोन क्यों नहीं आया, पर मेरी कोई फिक्र ही नहीं है तुम्हें। वह अपनी नाराजगी दिखाते हुए बोलती है, पर रोहन को उसकी आवाज में नाराजगी कम और अपने लिए फिक्र ज्यादा महसूस हो रही थी। इतनी टेंशन में भी उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है।
वो उसे सॉरी बोलते हुए बोला, सॉरी मैं तुमसे बात नहीं कर पाया। तनु एकदम से पूछती है, वापस कब आ रहे हो? अभी कुछ कह नहीं सकता, शायद 1-2 दिन और लग जाए, रोहन धीमे स्वर में बोलता है। ये सुनते ही तनु का दिल बैठ जाता है और उसका चेहरा लटक जाता है। 2 पल के लिए दोनों तरफ खामोशी छा जाती है। खाना खाया तुमने? रोहन की आवाज उसके कानों से टकराती है। थोड़ा सा खाया था, और तुमने खाया? तनु भी उससे पूछती है, पर रोहन ने तो सुबह से कुछ नहीं खाया था। देखो झूठ मत बोलना, मुझे पता है तुमने कुछ नहीं खाया होगा। मुझे कहते हो अपना ध्यान रखना, और तुम खुद अपना ध्यान नहीं रख रहे हो, ये तो गलत बात है। तनु फिर गुस्सा होती है। रोहन ने कहा खाने का मन नहीं था, तुम्हारे हाथ की कॉफी पीने का मन कर रहा है। रोहन भी एकदम से बोल देता है, और उसे ये भी नहीं पता कि उसने ऐसा क्यों बोला, जबकि उसका कॉफी पीने का मन नहीं कर रहा था। जब वो दोनों साथ में बैठकर कॉफी पीते थे और फिर अपनी बातें करते थे, उस टाइम को वो मिस कर रहा था। रोहन की बात सुनकर तनु का दिल धड़कता है। उसे समझ नहीं आता कि वो क्या बोले। वो बात को बदलते हुए बोली, अच्छा पहले तुम प्लीज खाना खाओ। हाँ बाबा खा लूंगा, तुम भी अब आराम करो, रात हो गई है, सुबह बात करूंगा तुमसे। इतना कहकर वो फोन रख देता है। तनु उसे याद करती हुई बिस्तर पर गिर जाती है। दूसरी तरफ दुबई में चंचल का नशा अब धीरे धीरे उतरने लगा था। उसको होश आने लगा था। इस बार उसे ज्यादा ही हैवी डोज दे दिया गया था। उसका पूरा शरीर टूट रहा था। बड़ी हिम्मत करके वो उठकर बैठती है। उसके हाथ बुरी तरह से जल चुके थे, और होश में आने के बाद उसे बहुत जलन हो रही थी, बहुत दर्द हो रहा था। उसकी नजर अपने कंधे पर जाती है जहां उंगलियों के निशान थे। वह समझ जाती है कि रणधीर ने उसे छुआ है। ये देखकर वह एकदम से चिल्ला पड़ती है। नहीं, अपने कमरे में सीसीटीवी कैमरे से रणधीर उसे ही देख रहा था, और उसकी हालत देखकर इसके चेहरे पर डेविल स्माइल आ जाती है। अभी तो मैंने टॉर्चर करना शुरू भी नहीं किया, और अभी से तेरा ये हाल है। मुझ पर हाथ उठाया था ना तूने, अब पता चलेगा तुझे रणधीर पर हाथ उठाने का अंजाम क्या होता है। ये कहता हुआ वो अपनी शर्ट के बटन खोलता है और वही निकाल कर फेंक देता है, और विस्की की बोतल अपने होठों से लगाकर पूरी एक सांस में खाली कर देता है, और फिर अपने होठों के किनारे लगी शराब को साफ करते हुए, अब तो इस शराब में भी वह बात नहीं जो तुम में है। वह चंचल की तरफ देखते हुए पागलपन से ये सब बोल रहा था, और फिर उसके पास जाता है। चंचल ने अपने शॉल से खुद को पूरा ढक लिया था। तभी जेल का गेट खुलता है। रणधीर अंदर आता है। वो शर्टलेस था, और ये देखकर चंचल और भी ज्यादा डर जाती है। रणधीर अपनी बेल्ट निकालता है और चंचल की तरफ बढ़ जाता है। जितना वो आगे बढ़ रहा था, चंचल उतना ही डर के मारे खुद में सिमटते हुए पीछे हो रही थी। 2 दिन से उसने कुछ खाया नहीं था, और ड्रग्स की वजह से उसे बहुत कमजोरी हो रही थी। रणधीर की नजर उसके चेहरे पर टिकी हुई थी। वह वहां रखे कुर्सी उठाकर ठीक उसके सामने बैठते हुए बोला, वैसे तो मुझे लड़कियों पर जुल्म करना बहुत पसंद है, और उनके चीखने की चिल्लाने की आवाज मुझे बेहद सुकून देता है। एक अलग ही नशा होता है तुम कमजोर लड़कियों को मसलने का, पर तेरी तो बात ही अलग है। पता नहीं तुझे देखते ही मुझे क्या हो जाता है। साला नशा भी नहीं हो रहा मुझे तो अब। जितना सोच कर आता हूं कि तुझे टॉर्चर करूंगा, तुझे देखते ही साली नियत डोल जाती है, और तुझे प्यार करने का दिल करता है। ये कहता हुआ वो अपने हाथ से चंचल का शॉल खींचने लगता है। चंचल एकदम से उसे दूर धक्का दे देती है, जिससे वो कुर्सी से नीचे गिर जाता है। नीचे गिरने के साथ ही वह पागलों की तरह जोर जोर से हंसने लगता है। उसकी हंसी इतनी भयानक थी कि कोई भी उसे देखकर डर जाए। वह पागलों की तरह हंसते हुए वापस खड़ा होता है, और वापस से कुर्सी पर बैठते हुए, आज मुझे तुझ पर बिल्कुल गुस्सा नहीं आ रहा मेरी जान। आज तो मैं तुझ पर अपनी मोहर लगाने आया हूं, और वह लगाकर ही जाऊंगा। वो चंचल को देखकर अपने होठों पर जीभ फिराते हुए बोलता है, ऐसा सोचना भी मत मेरा सम्राट, तुझे ऐसी मौत देगा कि तेरी रूह कांप जाएगी। वो हाल होगा तेरा जो तूने कभी सोचा भी नहीं होगा। बेहद गुस्से से बोलती है चंचल। चंचल की बात सुनकर रणधीर और भी तेजी से हंसते हुए, कितनी भोली है ना तू। जो सम्राट मर चुका है उसका इंतजार कर रही है, जो जिंदा ही नहीं है वो कैसे आएगा। वो हंसते हुए बोलता है, और वो एकदम से चुप हो जाता है। उसके चेहरे के भाव बदल गए थे। वो कुर्सी से खड़ा होता है, चंचल के पास जमीन पर जाकर बैठते हुए बोला, दिल आ गया है तुझ पर, तेरे खूबसूरती पर, तेरे बदन पर, तेरी बेबाकी पर, तेरी इन बेखौफ नजरों से। भूल जाओ उस सम्राट को और मेरी हो जा, अपनी रानी बनाकर रखूंगा तुझे। तो उस सम्राट का इंतजार कर रही है जो तुझे बचा भी नहीं पाया। कैसा मर्द है वो जो अपनी खूबसूरत बीवी की रक्षा नहीं कर पाया। भूल जाओ उसे और मेरी बाहों में आ जा। वो उसके करीब, बेहद करीब जाते हुए बोल रहा था। चंचल उसकी आंखों में देखते हुए बोली, मैं सांस लेना भूल सकती हूं पर मेरे सम्राट को नहीं। मुझे मरना मंजूर है पर तेरी होना नहीं, और ये तेरी गलतफहमी है कि सम्राट मर चुका है। नहीं, वो जिंदा है। वो आएगा और तुझे नरक पहुंचाएगा, तेरे हर गुनाहों का हिसाब करेगा मेरा सम्राट। चंचल के मुंह से सम्राट का गुणगान सुनते ही रणधीर पूरे गुस्से से भर जाता है। वो चटाक करके एक थप्पड़ मारता है चंचल को। अगले ही पल वो उसके बाल को पकड़ते हुए, सम्राट सम्राट क्या है उस सम्राट में?
प्यार से समझा रहा हूं तो समझ नहीं आ रहा, अब जो भी तेरा हाल होगा उसकी जिम्मेदार तू खुद होगी। इतना कहकर वह उसकी शॉल को खींचकर दूर फेंक देता है और उसे जमीन पर धक्का दे देता है। रणधीर को मना करने का अंजाम आज तुझे पता चलेगा, बोटी बोटी नोच लूंगा तेरे बदन की। यह कहते हुए वो उस पर झुकता है और दूसरे कंधे से उसका सूट फाड़ देता है और उसके दोनों हाथों को जकड़कर उस पर झुक जाता है। नामर्द होते हैं वह जो किसी लड़की को बंदी बनाकर उस पर जबरदस्ती करते हैं, और तू वही है और अपने नामर्द होने का सबूत दे रहा है। चंचल निडर होकर बोलती है। उसकी बात सुनकर रणधीर रुक जाता है और वह उससे पीछे होता है। उसकी आंखों में गुस्सा उतर आता है, भयानक गुस्सा। चंचल उठकर बैठते हुए बोली, सच तो यह है कि तू नामर्द के साथ साथ डरपोक भी है, तभी तो तूने सम्राट पर छिपकर वार किया था। धोखे से वार किया क्योंकि सम्राट का सामना करने की तेरी हिम्मत नहीं थी। तुझे अच्छे से पता था कि मेरा सम्राट तुझे जान से मार देगा, इसलिए तू डर गया और डर के मारे तूने उन्हें और अपने आप को मर्द कहता है। छी। पर एक बात याद रख, शेर पीछे होता है तो लंबी छलांग मारने के लिए होता है। जैसे जैसे चंचल बोलती जा रही थी वैसे वैसे रणधीर का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। वह गुस्से से एक नजर चंचल की तरफ देखता है जिसके कपड़े जगह जगह से फटे हुए थे। गुस्से से वो उसके पास जाता है और अपना भयानक चेहरा उसके चेहरे के पास ले जाते हुए, बहुत भरोसा है तुझे अपने सम्राट पर, अपनी मोहब्बत पर, बेहद। चंचल बिना डरे बोलती है। रणधीर के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान तैर जाती है। वो अपने पेंट में छुपाकर रखी गन को निकालकर उसके माथे से लगाते हुए बोला, जी मैं तो आ रहा है, सारी की सारी गोलियां तेरे भेजे में उतार दूं, पर नहीं, ये सजा नहीं, इससे भी कई गुना भयानक सजा तय किया है मैंने तेरे लिए। ये कहता हुआ वह उससे पीछे होते हुए कहता है, सारी दुनिया जानती है कि जो लड़की एक बार मेरे कैद में आ गई उस पर मैं अपनी मोहर लगाकर ही रहता हूँ। इस बंद कमरे में तेरे और मेरे अलावा कोई और नहीं है। किस किस को बताएगी कि मैंने तुझे छुआ भी नहीं? किस किस को यकीन दिलाएगा? कौन यकीन करेगा? तेरा और तू सबकी छोड़ तेरा सम्राट करेगा क्या यकीन? वो मानेगा कि तू मेरे पास रही और मैंने तुझे छुआ भी नहीं? नहीं मेरी जान, कोई नहीं मानेगा, तेरा सम्राट भी नहीं। हालत देख अपनी, नामर्द बोलाना तूने मुझे, अब देख मैं कैसे तेरा अस्तित्व रौंदता हूं। और एक बात याद रखना मिसेज सम्राट सिंह राठौड़ चाहे कितना भी मोहब्बत करने वाला क्यों ना हो, पर वो ये बात कभी बर्दाश्त नहीं करेगा कि उसकी बीवी किसी और के साथ रात गुजर कर आए हो। वो चंचल के दिमाग से खेलते हुए बोलता है, और यह बात तू कभी साबित नहीं कर पाएगी कि तेरे साथ कुछ नहीं हुआ। वह हाल हो जाएगा तेरा कि तेरा चहेता सम्राट भी तुझसे घिन करेगा। उसे छोड़कर तू खुद अपने आप से नफरत करेगी, खुद अपने वजूद को मिटाना चाहेगी। तब देखूंगा कि मोहब्बत की जीत होती है या नफरत की। ये कहता हुआ वह उसके पास आता है और अपने जेब में से इंजेक्शन निकालकर एकदम से चंचल की बाजू में लगा देता है। चंचल अधमरी सी होकर वहीं गिर जाती है। इसके बाद रणधीर एक और इंजेक्शन उसे लगाते हुए, जानती हो ये क्या है? यह इतनी खतरनाक दवाई है जो तुम्हारे जहन से तुम्हारी यादें मिटा देगा, भूल जाओगी तुम खुद को भी और अपने सम्राट को भी। चंचल को उसकी आवाज सुनाई दे रही थी पर साफ साफ नहीं। अगले ही पल वो पूरी तरह से बेहोश हो जाती है। रणधीर गुस्से से चंचल को देखता है, साली मुझे नामर्द कहती है, कहकर वह वहां से चला जाता है। ऐसे ही 4 दिन बीत जाते हैं। पूरे 4 दिनों के बाद सम्राट को होश आता है। उसके दिमाग में वही पल घूम रहा था जब रणधीर चंचल को लेकर जा रहा था और वह उसे चाहकर भी रोक नहीं पा रहा था। यही सब देखते देखते वो बेहोश हुआ था और यही चीज उसके दिमाग में अटक गई थी। अब जब दोबारा से उसके दिमाग ने काम करना शुरू किया तो यही सब उसे दिखाई देने लगा। उसका पूरा शरीर हिलने लगा। चंचल, ये कहता हुआ वो एकदम से उठता है। रोहन, शोभा जी और अनन्या सब वहीं पर थे। उसे होश में आया देखकर सबकी जान में जान आई। सम्राट एकदम से बेड से नीचे उतरने की कोशिश करता है। अनन्या उसे रोकते हुए बोली, नहीं नहीं आप नीचे नहीं। उसकी बात अभी पूरी हुई भी नहीं थी कि सम्राट अपने हाथ में लगी सुई निकालकर एक तरफ फेंक देता है। तेजी से कमरे से बाहर निकल जाता है। ग्लूकोज की बोतल दबाया जाते जाते वो सब कुछ गिरा देता है। रोहन जल्दी से उसके पीछे जाता है। अनन्या ने शोभा जी से कहा, आप रोकिए भाई को, वो अभी पूरी तरह से ठीक नहीं है, उनके अंदर बहुत कमजोरी है, वो कहीं जाने की हालत में नहीं है, उन्हें आराम की जरूरत है। शोभा जी ने कहा, वो नहीं रुकेगा बेटा, वह जा रहा है अपनी चंचल को लेने। उधर 4 दिनों से रोहन के बिना तनु की हालत भी खराब हो गई थी। उसके बिना वह कैसे रह रही थी ये तो बस वही जानती थी। रोहन ने उसे कुछ नहीं बताया था, ना चंचल के बारे में ना सम्राट के बारे में। दोनों में फोन पर बात तो रोज होती थी। तनु तो बेचैन हो गई थी उसके बिना, हालांकि रोहन को भी उसकी याद आ रही थी, पर हालात ऐसे थे कि वो अपने फीलिंग समझ नहीं पाया। इधर 4 दिनों से रणधीर ने चंचल और सम्राट से अपना बदला कुछ इस तरह से लिया कि जब भी चंचल होश में आती तभी वो उसे ड्रग्स का हैवी डोज दे देता, साथ में ऐसी दवाएं जिससे चंचल पागल हो जाए। वो चंचल को जरूरत से ज्यादा डोज दे रहा था। जब से चंचल उसकी कैद में आई थी तब से उसके पेट में सिवाय ड्रग्स के और कुछ भी नहीं गया। कुछ ही देर में सम्राट अपने प्राइवेट चॉपर में था और वो दुबई जा रहा था।
उसके चेहरे पर इतना गुस्सा था जो पहले कभी किसी ने नहीं देखा था। इस वक्त उसने काले कपड़े पहने हुए थे, गुस्से के वजह से उसकी आंखें लाल पड़ी हुई थी। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, उसकी मुट्ठी कसी हुई थी। वो एकटक सामने घूरते हुए कुछ खतरनाक सोच रहा था, कुछ बहुत खतरनाक। रोहन उसके साथ ही था, पर सम्राट को देखकर उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी उससे कुछ भी पूछने की। कुछ घंटे में दोनों दुबई पहुंच जाते हैं। इधर रणधीर तक ये खबर पहुंच गई थी कि सम्राट आ रहा है। पहले तो उसे यकीन नहीं हुआ कि वह जिंदा है, पर अगले ही पल वह अपने चेहरे पर शातिर मुस्कान लाते हुए आने दो, अपनी बीवी की हालत देखते ही मर जाएगा या फिर उसे मेरे लिए छोड़ जाएगा। वो गेट पर खड़े आदमियों से ये कह देता है कि कोई नहीं रोकेगा सम्राट को अंदर आने से। वो बेहद गुस्से से सम्राट आ और आकर देख मेरे बनाए नरक को और अपनी चंचल को। अब तक तो तेरी चंचल तुझे भूल भी गई होगी, आज टूटेगा तू अपनी मोहब्बत की ऐसी हालत देखकर। अगले ही पल गुस्से से भरा सम्राट और रोहन रणधीर की उस बड़ी सी इमारत के बाहर खड़े थे जिसका दरवाजा रणधीर ने पहले ही खुलवा दिया था। रणधीर अपने कमरे में बैठा सब देख रहा था। सम्राट और रोहन अंदर कदम रखते हैं। सम्राट के अंदर कदम रखते ही चंचल भी होश में आने लगती है। सम्राट, उसके होंठ फड़फड़ाते हैं, उसकी वह आवाज सीधा सम्राट के दिल तक पहुंचती है। कुछ हो जाता है उसको, क्योंकि चंचल की तकलीफ का अंदाजा हो गया था उसे। सम्राट और भी ज्यादा गुस्से से भर जाता है, इतना गुस्सा कि अगर रणधीर उसके सामने होता तो वह उसे जिंदा जला देता। वो दोनों अंदर आते हैं। गेट पर खड़े आदमी गेट को वापस बंद करने लगते हैं, पर इससे पहले ही वह रोहन की गोलियों का शिकार हो जाते हैं। सम्राट और रोहन के सामने जो भी आता जा रहा था वह दोनों उन्हें गोलियों से भूनते जा रहे थे। थोड़ी ही देर में रणधीर के आधे से ज्यादा आदमी खत्म हो चुके थे। ये देखकर रणधीर के माथे पर पसीने की बूंदें उभर आई थी। हलक सूख गया था उसका। सम्राट आर या पार का ठान कर आया था। अगले ही पल रणधीर उठता है और तैयारी करने लगता है सम्राट का मुकाबला करने की। सम्राट और रोहन उसी रास्ते पर पहुंच जाते हैं जहां रणधीर के आदमी लोगों को हद से ज्यादा टॉर्चर कर रहे थे, चाहे वह बूढ़े हो, आदमी हो, औरतें हो, लड़के हो या लड़कियां हो, और उन सब की दर्द भरी चीख वहां पर गूंज रही थी। एक पल के लिए रोहन और सम्राट का दिल भी दहल गया था। ये सब देखकर जागती आंखों से नरक देखा था उन दोनों ने। ये रणधीर तो बहुत ही निर्दयी है, इंसान नहीं जानवर है। रोहन बेहद गुस्से से बोलता है, जबकि सम्राट लोगों की आंसुओं से भरी आंखें देख रहा था जो उसे फरियाद कर रही थी कि हमें बचा लो। सम्राट उनकी तकलीफ को महसूस कर पा रहा था। वह रोहन की तरफ देखकर कुछ इशारा करता है, जैसे कह रहा हो कि तुम इन्हें संभालो, मैं चंचल को ढूंढता हूं। रोहन भी उसकी बात समझ जाता है। सम्राट वहां से आगे बढ़ता है। अंदर ही अंदर डर सता रहा था कि मेरी चंचल ने कैसे झेला होगा, ये सब कैसे सहन किया होगा, उस जानवर की दरिंदगी। यही सब सोचते सोचते वो आगे बढ़ रहा था। आंखें बस चंचल को तलाश रही थी, बस एक बार चंचल उसे मिल जाए और वो उसे अपने सीने से लगा ले। चंचल का मासूम सा चेहरा उसकी आंखों के सामने घूम रहा था। चलते चलते वह उसी जगह पर पहुंच जाता है जहां चंचल को रखा गया था। सम्राट की धड़कनें शोर करने लगती है। चंचल का एहसास उसे अपने आसपास महसूस होने लगती है। उसके कदम और भी तेज हो जाते हैं और तेज चलते चलते वो उस कमरे के सामने से गुजरता है जिसके अंदर चंचल थी। अचानक से सम्राट के कदम रुक जाते हैं, धड़कनें और भी ज्यादा बढ़ जाती हैं। वो उसी तरफ देखता है जहां चंचल एक कोने में बैठी थी। उसके बाल बिखर कर चेहरे पर आए हुए थे, उसके कपड़े जगह जगह से फटे हुए थे, बाजू पर हाथ पैर और जो भी जगह फटे हुए कपड़े से नजर आ रही थी सब पर इंजेक्शन के निशान थे। सम्राट के हाथ उन सलाखों पर कस जाते हैं, उसकी आंखें डबडबा जाती है। उस जेल के दरवाजे पर ताला लगा हुआ था जिसे वह अपनी गन से तोड़ता है, अंदर जाता है। किसी के अंदर आने की आवाज से चंचल डर जाती है और खुद में सिमट जाती है, सहम जाती है। वह नजरें उठाकर एक बार भी सम्राट की तरफ नहीं देखती। सम्राट उसके पास जाता है और एकदम से उसे अपने सीने से लगा लेता है और कसकर अपने आगोश में भर लेता है, यहां तक कि उसकी आंखों से आंसू भी बह रहे थे। पर चंचल, उसके हाथ तो नीचे हवा में ही लटके हुए थे। चंचल, वो तो सिर्फ इस वक्त एक बेजान लड़की थी, उसकी बस सांसें चल रही थी, उसके अलावा और कुछ नहीं बचा था। उसके अंदर रणधीर की बातों ने इतना गहरा असर किया था उसके दिल और दिमाग में कि वह यही सोचने लगी थी कि सम्राट मुझसे नफरत करेगा। वह भी यही समझेगा कि रणधीर ने उसके साथ कुछ किया होगा, सब यही समझेंगे, जबकि उसने उसे छुआ भी नहीं। पर कौन यकीन करेगा, उसका बस यही सब सोच रही थी वो पिछले 4 दिनों से। सम्राट देखता है कि चंचल कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रही है। चंचल, वो उसे आवाज लगाता है, मेरी तरफ देखो, मैं हूं सम्राट, तुम्हारा सम्राट, मेरी बात सुनो, मुझसे बात करो। ये कहते हुए वह न जाने कितनी बार उसका चेहरा चूम लेता है। जैसे ही वह उसके हाथ अपने हाथों में लेता है तब उसकी नजर चंचल के जले हुए हाथों पर पड़ती है। ये देखकर तो उसका खून खौल जाता है। वह नजरें उठाकर चंचल की तरफ देखता है जो उसे ही देख रही थी। उसके आंखों से आंसू बहकर गालों पर आ जाती है, जैसे वह अपनी बेबसी बयां कर रही हो। कुछ नहीं बोलकर भी उसके आंसू बहुत कुछ बोल रहे थे।
सम्राट दोबारा से उसे अपने सीने से लगा लेता है। जो उसकी आंखों में आंसू थे वो अब शोले बन चुके थे। तभी उसे अपने पीछे रणधीर की आवाज सुनाई देती है, तो तू यहाँ पहुंच ही गया। अपनी बीवी को बचाने पर क्या फायदा, तेरी महबूबा तो तेरी नहीं रही, उसके साथ तो मैं। इससे पहले कि वह अपनी बात को पूरी कर पाता, सम्राट गुस्से से पीछे पलटता है और उसकी टांग में गोली मारता है। रणधीर को इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। वो दर्द से छटपटाता हुआ वहीं गिर जाता है। सम्राट की नज़र वहां पर रखी उस भट्टी पर जाती है और उस सरिये पर जाती है और फिर चंचल के हाथों पर जाती है। एक बार फिर उस भट्टी पर आग लगाई जाती है, सरिये को गर्म किया जाता है और इस बार हाथ जलते हैं रणधीर के और उसकी दर्द भरी चीख बाहर तक सुनाई दे रही थी। अब आगे की कहानी सुनने के लिए बने रहिए नफरत भरी मोहब्बत कहानी पर।